वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आपके बीच में फिर से हूं। डॉक्टर अंबेडकर के को मानने वाले अंबेडकर के पागल भक्त संविधान के बारे में झूठ बोलते हैं और उन्होंने अपने दिलो दिमाग में इसकी झूठी व्याख्या गढ़ ली है। और संविधान की जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसको पढ़ करके ये समझते हैं कि वो बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ बन गए। तो मेरे दिमाग में ये बात आई, क्यों न पागल भक्तों को, अंबेडकर जी के पागल भक्तों को क्यों न संविधान की उद्देशिका को बताया जाए, ताकि डॉक्टर अंबेडकर जी के पागल भक्त जिस भ्रम में फंस गए हैं, संविधान की उद्देशिका के अर्थ का अनर्थ करके इसको ही पूरा संविधान समझ बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अंबेडकर जी के पागल भक्तों को संविधान की उद्देशिका समझाई जाए। तो पागल भक्तों, मेरे साथ बने रहो और आपको मैं प्रियम्बल के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिसको समझ करके हो सकता है तुम्हारा पागलपन थोड़ा बहुत कम होगा। दूर तो नहीं हो सकता, कम हो जाएगा। मैं संविधान की जो उद्देशिका है पहले तो उसको पढ़ देता हूं, फिर आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा कि उद्देशिका का मतलब क्या होता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह प्रियम्बल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं, खासतौर पर अंबेडकर जी के जो पागल भक्त हैं, वो ये सोचते हैं कि कितने अच्छे अच्छे शब्दों का इसमें सिलेक्शन किया गया है, कितना अच्छा संविधान है। तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है। वो ये समझ बैठते हैं कि हम भारत के लोग मतलब हम ही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, ये बहुत भ्रामक है। लोग ये समझ बैठते हैं ये हमारे लिए, जबकि हमारे लिए नहीं है। यहाँ ऊपर लिखा है हम भारत के लोग, ऐसा संकल्प लेते हैं, फिर नीचे लिखा हुआ है संविधान सभा में, यानी ये बात हो रही है संविधान सभा के लोगों की। संविधान सभा के लोग संविधान में कैसे पहुंचे, कैसे नहीं पहुंचे, ये जानना बहुत जरूरी है। जब भारत में मंत्री मिशन, कैबिनेट मिशन मार्च में आया 1946 में, तो उन्होंने संविधान सभा के गठन के लिए प्रस्ताव पास किया और उसमें ये कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाए और वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात को नकार दिया कि संविधान सभा का गठन हम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं कराएंगे। अगर कराएंगे तो उसमें 5-6 साल मतदाता सूची बनाने में लग जाएगी, फिर संविधान बनाने में समय लगेगा। इस तरह से हमको आजादी लेट मिलेगी। तो कांग्रेस, गांधी, नेहरू और पटेल, इनकी साजिशों के चलते संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि जो पहले विधान मंडलों के सदस्य चुन लिए गए थे, उन्होंने ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। और जो पहले विधान मंडलों के जो सदस्य चुने गए थे, वो उनका चुनाव लिमिटेड वोटिंग राइट के तहत हुआ, सीमित मताधिकार, यानी उनके चुनाव में वोट डालने का अधिकार उन्हीं लोगों को था जो 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करते हो। और वो 3 शर्तें थी, जिनके पास अचल संपत्ति हो, जो सरकार को टैक्स देते हो और जो कम से कम अपर वर्णाकलम यानी हाई स्कूल तक पढ़े लिखे हों। जो लोग इन 3 शर्तों में से एक को पूरा करते थे, किसी एक को भी, उनको वोट डालने का राइट था। और जो शर्त को पूरा नहीं करते थे
उनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। सीमित मताधिकार के द्वारा भारत की जो 100% आबादी थी उसमें से 10.5% लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था और 89.5% लोग वोट डालने के अधिकार से वंचित थे। यानी 89.5% लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो 3 में से किसी एक शर्त को पूरा नहीं कर पाते थे। ना तो उनके पास अचल संपत्ति थी, ना सरकार को टैक्स देते थे, ना पढ़े लिखे थे। इस तरह से लगभग 90% आबादी वोट डालने के अधिकार से वंचित थी। महज 10.5% लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, वोट डालने का राइट था और उसी चुनाव के द्वारा चुने हुए जो विधानमंडल के सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किया। तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ उसमें कह सकते हैं कि देश की 10.5% आबादी ने हिस्सा लिया। लगभग 90% आबादी वोट डालने के हक अधिकार से ही वंचित थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया है। दूसरी बात, जिन 3 शर्तों के अधीन वोट डालने का राइट था जिन लोगों को, जिनके पास अचल संपत्ति हो, जो सरकार को टैक्स देते हो और जो पढ़े लिखे हो, यानी 10वीं क्लास तक पढ़े लिखे हो, इस लिमिटेड वोटिंग राइट की वजह से संविधान सभा के अंदर पूंजीवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी लोगों का बहुमत हुआ। जो भारत के दबे कुचले वंचित गरीब लोग थे, जो अनपढ़ थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, जो टैक्स भी नहीं देते थे, उनको तो वोट डालने का राइट था ही नहीं। इस तरह से संविधान सभा में केवल 10.5% लोगों ने ही संविधान सभा का चुनाव किया, संविधान सभा के सदस्यों को चुना और इसी वजह से संविधान सभा में ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और पूंजीवादी लोगों का बहुमत हो गया। जो वंचित वर्ग था वो तो वोट डालने के अधिकार से ही वंचित था। यानी देश की लगभग 90% आबादी ने संविधान सभा के चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं। जिनको पता नहीं है उन्हें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें आगे है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जब संविधान सभा ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थी, संविधान सभा का जो गठन हुआ वो ब्रिटिश के ऑर्डर के अधीन हुआ। ब्रिटिशरों ने करवाया इसका गठन, अंग्रेजों के आदेश से हुआ। जब संविधान सभा का गठन अंग्रेजों के हुक्म से हुआ तो संविधान सभा ही संप्रभु नहीं थी, तो इसलिए भारत भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। भारत को जो आज़ादी मिली है वो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के अधीन मिली हुई है, इसलिए भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। भारत के लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत केवल सरकार चलाने की अनुमति मिली है। ये बात हमें जाननी चाहिए। अब आगे समाजवादी। जो समाजवादी शब्द है इसे समझना बहुत जरूरी है। समाजवादी का मतलब होता है देश की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी हो। समाजवादी का मतलब है 2 तरह का समाजवाद होता है। एक तो समाजवादी व्यवस्था वो होती है जिसमें देश के उत्पादन के संसाधन देश के नागरिकों में समान रूप से बांट दिए जाते हैं। दूसरा होता है राजकीय समाजवाद, जिसमें जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं वो सरकार के होते हैं। इस तरह से जो समाजवाद की बात है, जो समाजवादी व्यवस्था है वो भारत के संविधान के द्वारा अपनाई नहीं गई है। अगर वो वाली व्यवस्था अपनाई गई होती, समाजवादी व्यवस्था होती, तो नरेंद्र मोदी देश के संसाधनों को यूं ही नहीं बेच डालते। सब कुछ बेच डाला। क्यों बेच डाला? क्योंकि ये शब्द है समाजवाद, ये बाद में जोड़ा, वो भी इंदिरा गांधी ने जोड़ा बाद में, ये मूल संविधान में नहीं था। प्रियम्बल का मतलब है कि ऐसा हम संविधान बनाएंगे। और ये जो प्रियम्बल बनी इसका मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मेरठ अधिवेशन उनका हुआ था नवंबर 1946 में मेरठ में, तो वहां उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए। ठीक वे ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में पेश किए, जिन पर बहस हुई, जो 22 जनवरी 1947 को पास हो गए। उन्हीं में से एक प्रियम्बल बन गई।
ये बात हमें जानना चाहिए। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किए थे उनको डॉक्टर अंबेडकर ने 17 दिसंबर 1940 के भाषण में रिजेक्ट कर दिया था। वे कहा है मेरे लिए निराशाजनक है, और उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि इसमें बताया ही नहीं गया कि इसको प्राप्त कैसे करेंगे। ये शब्दों का जाल है, चुने हुए शब्दों का जाल है, भ्रामक है, ऐसा कहा था। फिर भी अंबेडकर जी के जो पागल भक्त हैं उनको पढ़ते नहीं, समझते नहीं, इसलिए संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान समझ बैठे हैं। एक चीज और बता देता हूं कि जो संविधान की उद्देशिका है ये बर्मा के संविधान की नकल है, बर्मा के संविधान की हूबहू नकल है। मैं तो कहूंगा लगभग 95-96% ज्यों की त्यों शब्द वैसे ही रखे हुए हैं। और बर्मा का संविधान बनाया था सर बी.एन. राव ने। सर बी.एन. राव ने ही भारत का संविधान बनाया। संविधान का जो कच्चा प्रारूप है, रफ ड्राफ्ट है, वो बनाया और बाद में उसमें संशोधन हुए, लेकिन नाम लगा दिया इन लोगों ने बड़े साजिश पूर्वक, ये अंबेडकर ने बनाया है, जबकि अंबेडकर का संविधान के अंदर कुछ भी नहीं है। ये जानना चाहिए खासतौर पर अंबेडकर जी के पागल भक्तों को। तो मैं आगे बताता हूँ। धर्मनिरपेक्ष, ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया। जो संविधान है, संविधान की बात बाद में करते हैं। इस देश का जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर ही हुआ। हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला, मुसलमानों को पाकिस्तान मिला। तो ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द केवल और केवल भ्रमित करने के लिए है। संविधान के किसी भी आर्टिकल में यह नहीं लिखा कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, कहीं भी नहीं लिखा है। और अगर कहीं लिखा हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी अपनी ज्ञान में वृद्धि करूंगा, जानकारी हासिल करूंगा। आगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र शब्द बहुत व्यापक है, विस्तृत है। इसकी परिभाषा संविधान में ली गई है, लोकतंत्र होता क्या है। लेकिन जो अब्राहम लिंकन है उन्होंने कहा लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के द्वारा। लेकिन यहां समस्या है, भारत के नागरिक अपनी सरकार नहीं चुन सकते। भारत के नागरिक अपनी सरकार नहीं चुन सकते। हमको सरकार चुनने का हक अधिकार नहीं है। न तो हम अपना प्रधानमंत्री चुन सकते, ना राष्ट्रपति चुन सकते, ना मुख्यमंत्री चुन सकते, ना राज्यपाल को चुन सकते, ना ही हम कैबिनेट को चुन सकते। यानी सरकार हम चुन ही नहीं सकते। हमको केवल अधिकार दिया गया है वोट डालने का। हम वोट डालने के माध्यम से केवल और केवल विधायक और सांसद का चुनाव कर सकते हैं। विधायक और सांसद के चुनाव को ही हम लोकतंत्र समझ बैठे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये छद्म लोकतंत्र है, आभासी लोकतंत्र है। इसमें बाहरी तौर पर तो दिखावा एक लोकतंत्र है, लेकिन अंदर ही अंदर ये तानाशाही से भरपूर है, ये समझना चाहिए। तो ये लोकतंत्र कतई नहीं। विधायक और सांसद चुनना लोकतंत्र नहीं होता। आप अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते, राज्यपाल नहीं चुन सकते, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नहीं चुन सकते। आपने अपना वोट डाला, आपकी शक्ति खत्म, पावर खत्म। अब जिसको वोट गया है, जो जीत गया है, अब वो डिसाइड करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राज्यपाल होगा। वो सब लोग तय करेंगे कौन मंत्रिमंडल होगा। तो ये एक तरह से छलावा है, लोकतंत्र नहीं है। इस तरह से हमें समझना चाहिए। जबकि अमेरिका में जो चुनाव होता है सीधे तौर पर वहां की जनता राष्ट्रपति का चुनाव करती है। हम लोग प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कर सकते। अगर यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, हम सीधे तौर पर प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार हो कि प्रधानमंत्री का चुनाव करें, तो मैं समझता हूं कि जो लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो नहीं बन सकते। यहाँ तो ऐसे लोग भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं जो विधायक का चुनाव हार जाते हैं, तो फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो तो ऐसे लोग जो विधायक जीतने की हैसियत नहीं इनमें, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो यहाँ लोकतंत्र भी नहीं है, ये जानना चाहिए। आगे, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, गणराज्य शब्द है, इसको भी जान लीजिए। गणराज्य का मतलब होता है जैसे राज्यसभा है, ये गणराज्य की तरह है। तो अभी तक भारत में हर एक स्टेट में विधान परिषद का गठन होना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी पूरे देश में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ गणराज्य का भी सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं है।
आगे है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। जो न्याय शब्द है ये बहुत बड़ा भ्रामक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बराबरी होती है, लेकिन इन्होंने न्याय शब्द लिख दिया। न्याय मिलेगा कैसे पता नहीं। लोगों को ये शब्द पढ़ करके लगता है कि संविधान में बहुत कुछ दिया है हमारे लिए। मैं कह रहा हूं ये शब्द भ्रामक है। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात है। जस्टिस मिलेगा कैसे? संविधान के अंदर कहीं प्रावधान नहीं है। और जिनको जस्टिस नहीं मिल रहा वो जस्टिस पाएंगे कैसे? कहीं कोई प्रावधान नहीं है अंदर। ये केवल बाहरी तौर पर दिखावा है। जबकि होती है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बराबरी, तो संविधान के द्वारा कोई बराबरी नहीं दी गई, बल्कि संविधान के द्वारा लोगों को बांटा गया है। हजारों जातियों में, 4 वर्गों में, धर्मों में, इत्यादि चीजों में बांटा गया है। क्षेत्र के आधार पर, प्रांत के आधार पर बांटा गया है। भाषा के आधार पर डिवाइड किया गया है। डिवीजन है, बराबरी नहीं है, बंटवारा है। जबकि होना चाहिए था क्या? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बराबरी होना चाहिए था। इसी तरह से संविधान की जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो समानता का अधिकार है, उसको पढ़कर के अंबेडकर जी के जो पागल भक्त हैं बड़े खुश होते हैं। वाह क्या बात है, यहाँ तो समानता का अधिकार है, लिखा है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। खुश हो जाते पढ़ के। लेकिन अंबेडकर जी के पागल भक्तों को नहीं पता कि समानता का जो आधार है वो आधार होता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और शैक्षणिक समानता। वो तो है ही नहीं, समानता नहीं है, सामाजिक समानता नहीं है। देश में हजारों जातियों में पूरा देश बटा हुआ है। जातियों में बटा ही नहीं, लोग अपनी अपनी जाति का प्रमाण पत्र बनवा करके अपने अपने घरों में रखे हुए हैं। उपजातियों में बटा हुआ है, कैटेगरी में बटा हुआ है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण होते हैं। संविधान के अनुसार 4 वर्ण है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। संविधान के अनुसार हजारों जातियों में लोग बटे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बन गया था लगभग 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा, वो कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत का संविधान लागू होगा उस दिन हम राजनीतिक तौर पर तो समान होंगे, एक आदमी का 1 वोट और 1 वोट की 1 कीमत होगी, लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक तौर पर गैर बराबरी का जीवन जीना स्वीकार करेंगे। यानी सामाजिक तौर पर हजारों जातियों में बटे रहेंगे, आर्थिक तौर पर एक और अथाह अमीरी होगी, दूसरी ओर घनघोर गरीबी होगी। इस देश में सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी है, किसी प्रकार की कोई समानता नहीं है। इसी वजह से जो लोग इस लोकतंत्र की व्यवस्था में आज भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और शैक्षणिक गैर बराबरी के शिकार है, उन्हीं पर आए दिन अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, हत्या और लैंगिक अपराध की घटनाएं हो रही है। जघन्यतम घटनाएं हो रही है। एक तरह से कहना चाहिए छद्म युद्ध छेड़ रखा है वंचित वर्ग के खिलाफ। लेकिन वंचित वर्ग के लोग इस गैर बराबरी के मूल कारणों को नहीं जानना चाहते। इसी वजह से इनकी दुर्गति हो रही है। जो गैर बराबरी के मूल कारण है संविधान में छुपे हुए, संविधान के द्वारा गैर बराबरी स्थापित है, और गैर बराबरी की वजह से ही इस देश में क्राइम है, जुल्म है। ये लोगों को पता नहीं। खासतौर पर अंबेडकर जी के जो पागल भक्त हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। झूठ बोल बोल करके उन्होंने इस देश की दुर्गति कर दी है। वे इस देश के विकास में, प्रगति में बहुत बड़े बाधक हैं। खासतौर पर अंबेडकर जी के जो पागल भक्त हैं। तो हे पागल भक्तों, इन चीजों को समझो कि देश में समानता नहीं है। समानता आज नहीं, जब संविधान बना था तभी नहीं थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा में जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा था, और अपने पागल भक्तों से ही कहा। वो कहते हैं कि तुम्हें एकजुट होकर निरंतर संघर्ष करना होगा, और तुम्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी को मिटाने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए, यहाँ तक कि अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना होगा। यानी अंबेडकर कह रहे हैं कि तुमको ही गैर बराबरी मिटानी है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी मिटानी है। लेकिन अंबेडकर के पागल भक्त गैर बराबरी मिटाना तो छोड़ो, वे बेचारे संविधान को समझना नहीं चाहते, और दूसरी ओर झूठ बोलने में लगे हुए हैं। इससे महा झूठा अंबेडकर जी के जो पागल भक्त हैं, ये महा झूठे हैं, दोगले हैं, गुलाम हैं, गद्दार हैं, मक्कार हैं। इन मक्कारों ने देश में संविधान के खिलाफ जितना झूठ फैलाया है उतना कोई फैला नहीं सकता।
इसी की वजह से वंचित वर्ग दुर्गति का शिकार है। तो अम्बेडकर जी के पागल भक्तों, समझो, संविधान से समानता नहीं मिली है। तुम संविधान की प्रियम्बल को पाठ करते हो, सब अपनी सभा होने से पहले इसको पढ़ते हो, तो इसको समझ भी लो। इसमें जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात लिखी है, ये भ्रामक शब्दावली है, केवल भ्रमित करने के लिए है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक या राजनीतिक न्याय जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये बराबरी होती है और बराबरी संविधान के द्वारा दी नहीं गई है, ये जान लेना चाहिए। आगे, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति एक अलग चीज है, विश्वास, धर्म और उपासना तीनों एक ही शब्द है, सिनोनिम्स है, जो मूर्ख बनाने के लिए 3 बार लिख दिया गया है। विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म के द्वारा ही उपासना होती है, धर्म ही विश्वास होता है, विश्वास ही धर्म है, धर्म ही उपासना है। ये तीनों शब्द सिनोनिम्स हैं। फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप तीनों सिनोनिम्स हैं, लेकिन 3 बार लिख दिया है आप लोगों को पागल बनाने के लिए। इसलिए तो तुम पागल बन गए, तभी तो मैं बोल रहा हूं आपको, तुम अम्बेडकर जी के पागल भक्त हो। इसमें विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, विचार और अभिव्यक्ति की, ये शर्तों के अधीन है। आर्टिकल 19 के क्लॉज नंबर 1 के द्वारा जो स्वतंत्रता दी गई है, उसको आर्टिकल 19 के क्लॉज नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इसके द्वारा छीन लिया गया है। इसको पढ़ना ढंग से। जो स्वतंत्रता है वो लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराधोद्दीपन, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अखंडता और भारत की संप्रभुता, इन सारी चीजों से संबंधित है। इन शब्दों का इंटरप्रिटेशन सरकार करेगी कि शिष्टाचार क्या होता है, सदाचार क्या होता है, लोक व्यवस्था क्या होती है, और इनका बहाना लगा करके आपकी जो फ्रीडम 19(1) के द्वारा दी गई है उसको छीन लिया जाएगा। आपको भले ही सभा करने की आजादी दी गई, सरकार चाहे तो 1 मिनट में आपकी परमिशन कैंसिल होगी और आप सभा नहीं कर सकते। सभा स्थल पर धारा 144 लागू हो जाएगी, आप सभा नहीं करोगे। जबरदस्ती करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, जिद करोगे तो गोलियों से भून दिया जाएगा। भ्रमण की आजादी है, लेकिन किसान दिल्ली में बैठे रहे, बॉर्डर पार नहीं कर पाए, और जिन्होंने पार करने की कोशिश की उनमें गोलियां मारी गई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर लाठियां बरसाई गई। ये ताकत है इस संविधान की। संविधान एक तानाशाही शक्ति देता है, और ये तानाशाही शक्ति देता है सरकार को। सरकार जैसे चाहे वैसे अपने लोगों को ब्रूटली कुचल सकती है, पुलिस लगाकर, पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर, यहाँ तक आर्मी लगवा करके कुचल सकती है। लोगों के कोई अधिकार नहीं है। लोग खुश हो जाते, मौलिक अधिकार हमारे नहीं, ये स्टेट के हैं, सरकार के कानून है, तो सरकार को खुली छूट है, वो कोई भी कानून बना करके आपके फंडामेंटल राइट को छीन सकती है। ये चीजें समझनी चाहिए। जो विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है ये लिखा हुआ है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता को आप पढ़ेंगे ना, तो धर्म की स्वतंत्रता के द्वारा लोगों की स्वतंत्रता को छीना गया है, गुलाम बनाया गया है। धर्म की स्वतंत्रता है वो भी लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के अधीन है। इसका मतलब है कि सरकार चाहे जब चाहे तब आपके हक अधिकारों को छीन लेगी। और एक और बात बता दूं कि आर्टिकल 25-26 के द्वारा ही इस देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था स्थापित है। आर्टिकल 25 के द्वारा ही सिख, जैन, बौद्धों को कानूनी तौर पर हिंदू धर्म का गुलाम बनाया हुआ है। कहाँ है धार्मिक स्वतंत्रता? कहाँ है विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी? कहीं नहीं है। ये सिर्फ इसमें लिखा हुआ है, हकीकत में नहीं। ये चीजें समझनी पड़ेगी। जब तक अम्बेडकर जी के पागल भक्त इन चीजों को समझेंगे नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा। वो मिसगाइड है, मिसगाइड ही बने रहेंगे। उनका दिमाग खराब हो गया है तो और ही खराब होता जाएगा। आगे समझते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब बताइए प्रतिष्ठा कैसे समान है? एक चपरासी है उसकी प्रतिष्ठा अलग होगी, एक प्रोफेसर है उसकी अलग होगी, एक एडवोकेट है उसकी प्रतिष्ठा अलग होगी, राष्ट्रपति है उसकी अलग होगी। प्रतिष्ठा समान कैसे है? अवसर की समानता कैसे हो जाएगी? शिक्षा का अधिकार तुमने दिया नहीं सबको, सबको रोजगार की गारंटी दी नहीं, सबको इलाज का अधिकार दिया नहीं। कहाँ है अवसर की समानता? कोई बीमार हो गया, एक का इलाज तो तुरंत एम्स हॉस्पिटल में हो रहा है, दूसरा इलाज के अभाव में मर रहा है। कहाँ है अवसर की समानता? तो ये केवल भ्रामक शब्दावली है, इसको समझना चाहिए। इसको स्पष्ट नहीं किया गया। ये प्रियम्बल है,
ये अंदर नहीं लिखा गया। आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल बता दो मुझे जहाँ इलाज की गारंटी दी गई, जहाँ शिक्षा की गारंटी हो, रोजगार की गारंटी हो, कहीं नहीं है। ये जो प्रियम्बल है या उद्देशिका है, ये इस तरह से बनाएगी कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे, लेकिन वैसा बना नहीं। ये चीजें जाननी चाहिए। इसमें जो प्रियम्बल में लिखा है वो संविधान के अंदर नहीं है और कतई नहीं है। ये चीजें समझनी पड़ेगी। आगे लिखा है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। व्यक्ति की गरिमा, कैसे गरिमा हो जाएगी जब लोगों को तुमने जातियों में बांट रखा है, जाति के आधार पर लोगों के साथ बर्ताव हो, व्यवहार हो, तो गरिमा कैसे एक हो जाएगी। यहाँ तो राष्ट्रपति तक की गरिमा सुरक्षित नहीं है, व्यक्तियों की गरिमा ठीक कैसे हो जाएगी, राष्ट्र की एकता एक कैसे हो जाएगी। टीवी डिबेट देखो, टीवी चैनल हमारे मुसलमान भाइयों के प्रति, सिख भाइयों के प्रति जहर उगलते हैं। टीवी के द्वारा नफरत फैलाई जाती है, एकता कैसे हो जाएगी। मीडिया सरकारी संरक्षण में जहर घूम रही है, लोगों की एकता को तोड़ रही है। और जब तक सरकार लोगों को बदनाम करेगी, इसी तरह से मुहिम चलाएगी, लोगों के प्रति नफरत फैलाएगी, तो न तो एकता होगी न ही अखंडता होगी। अखंडता शब्द को परिभाषित नहीं किया। जो अखंडता शब्द है, यहीं से तानाशाही शक्तियां आती हैं लोगों सरकार के पास, यहीं से तानाशाही शक्तियां आती हैं और तानाशाही शक्तियों का उपयोग करके सरकार किसी को भी कुचल सकती है। और इसका जो कुचलने की शक्ति है वो अनुच्छेद 19 में दी गई है। इस चीज को समझना चाहिए। आगे, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान के अंदर एक भी आर्टिकल नहीं है। अगर एक भी हो तो मुझे बताओ। कहीं भी नहीं है जिससे एकता बढ़े, प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, बंधुता बढ़े, ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं। जबकि संविधान का आर्टिकल 25-26 लोगों को हजारों जातियों में तोड़ने की बात करता है, वर्ण व्यवस्था को स्थापित करता है। जिस देश में वर्ण व्यवस्था कानून के द्वारा स्थापित हो, हजारों जातियों की जो मान्यता है वो स्थापित हो, तो लोगों में एकता कहां से आ जाएगी, कहां से प्रेम आ जाएगा। और खास तौर पर तब जब देश की आधी से ज्यादा आबादी अशिक्षित हो, और जब तक ये लोग अशिक्षित रहेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता, कोई चेंज नहीं आएगा। ये जान लेना चाहिए। तो संविधान की प्रियम्बल को लेकर के जो भ्रम फैला रखा है, जो भ्रामक जानकारी लोगों ने डाल रखी है, खास तौर पर अम्बेडकर जी के पागल भक्तों ने, तो ये पागल भक्तों, संविधान को समझो। संविधान को जब तक तुम समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, और तुम झूठा प्रचार करते रहोगे और झूठी फीलिंग लेते रहोगे कि ये तो हमारे अम्बेडकर जी ने बनाया है। और पता है भीमते किस तरह से फीलिंग लेते हैं, बोले ये हमारे बाबा साहब ने दोनों हाथों से लिखा है, उनके जैसा कोई विद्वान था ही नहीं। अरे गधो, इस बात को तुम भूल जाते हो। डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी में बाद में लाया गया, संविधान का ड्राफ्ट पहले बना लिया गया। अगर संविधान का ड्राफ्ट पहले बना लिया गया तो फिर ड्राफ्टिंग कमेटी की क्या जरूरत थी। जिस आदमी ने ड्राफ्ट बनाया वही ड्राफ्टिंग कर सकता था। लेकिन अंबेडकर का झूठा नाम लगाने के लिए षड्यंत्र के तहत ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। हालांकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान नहीं बनाया, संविधान बनाया संविधान सभा ने। संविधान सभा में सारी चीजें बहुमत से पास होती थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्लियरली कहा कि द क्रेडिट दैट गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग टू मी। यह बात उन्होंने 25 नवंबर 1949 को कही कि संविधान बनाने का जो मुझे श्रेय दिया जा रहा है वो वास्तव में मेरा है नहीं। इससे ज्यादा अंबेडकर जी क्या कहते हैं। तो अंबेडकर जी के पागल भक्तों, ये झूठ बोलना बंद करो कि अंबेडकर ने संविधान बनाया है, और ये तुम्हारा झूठ हम चलने नहीं देंगे। इसका हम भंडाफोड़ करेंगे, पूरे देश को बताएंगे कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे संविधान अंबेडकर ने नहीं बनाया। अंबेडकर को संविधान निर्माता घोषित करना अंबेडकरियों की, अंबेडकर के पागल भक्तों की और सरकार की साजिश है। इस साजिश से आपको सबको बचना होगा, समझना होगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम संविधान के बारे में आपको अवेयर करते रहेंगे और आए दिन नई नई जानकारियां देते रहेंगे। जिस तरह से आज अपने संविधान की प्रियम्बल के बारे में एक एक शब्द की व्याख्या करके बताई, आगे आने वाले समय में हम
फंडामेंटल राइट की चर्चा करेंगे, मौलिक अधिकारों को एक एक मौलिक अधिकार की व्याख्या करके समझाएंगे, क्या हकीकत में ये मौलिक अधिकार है तो किसके हैं, किसके लिए है। इस पर आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। आपसे विनती है कि आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लोगों तक ये बात पहुंचाएं और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा साथ है। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभार। आप सभी को वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।